हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं रीट के क्वेश्चंस पेपर। और रीट के क्वेश्चंस पेपर में जो आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं उनको सॉल्व कराने जा रही हूँ। ठीक है, हम 2015 का पेपर उठाएंगे, 12 का और 16 का। तो इन तीनों पेपर्स में से आपके जो भी जियो के क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में उन क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। ओके, और उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनके ऑप्शन से रिलेटेड तो वो सब कुछ हम कवर करेंगे। तो अच्छी तरीके से देखेंगे आपके रीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें किस प्रकार क्रैक करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई हम करने वाले हैं अपना 2015 का जो रीट का क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर था। तो उसमें जियो के कौन कौन से क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन थे वो करेंगे सबसे पहले। तो इसमें आता है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत पूछा हुआ है भाई। तो आप सबको पता है हमारी पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है। ठीक है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है और कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। तो नियर अबाउट 71% भाग पर तो भैया आपका जल है और 29% भाग पर क्या है, स्थल है। तो आपका ऑप्शन में क्या था, 29%। तो राइट आंसर इज 29%, 29%। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल की सबसे निचली परत बताइए। वायुमंडल की सबसे निचली परत पूछी गई है। निचली यानी सबसे पहली परत। आप सबको पता है वायुमंडल को 5 परतों में बांटा जाता है। शोभ मंडल आपके, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आपकी आयन मंडल और लास्ट बाह्य मंडल या बहिर्मंडल जिसे कह देते हैं। तो वायुमंडल की सबसे पहली और सबसे निचली परत कौन सी है, शोभ मंडल, जिसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो वायुमंडल की सबसे निचली और सबसे पहली परत क्षोभ मंडल। हमारे वायुमंडल की इसी परत में मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं और मौसम रिलेटेड जैसे वर्षा का, बारिश का आना, बादलों का बनना, तूफान आना, तो ये सब कुछ आपका इसी क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर ये 15 से 18 किलोमीटर के बीच इसकी ऊंचाई है और ध्रुवों पर केवल 8 किलोमीटर के बीच इसकी ऊंचाई मानी जाती है क्षोभ मंडल की। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, जैव मंडल में जीव और पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को किस नाम से जाना जाता है। तो भाई जैव मंडल में आपके एक तरफ जीव है और दूसरी तरफ उसका क्या है, पर्यावरण है। उन दोनों के बीच इंटरेक्शन हो रहा है किस प्रकार का, रासायनिक तत्वों का। तो रासायनिक तत्व का जो चक्रीय प्रवाह होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो जैव मंडल में जैव प्लस पर्यावरण, इन दोनों के बीच जो रासायनिक चक्र का जो प्रवाह होता है उसे कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र, देखो सिंपल सी बात है, जैव भू रासायनिक चक्र नाम से भी पता चल रहा था, वैसे तो रासायनिक चक्र इसमें भी डाला हुआ था। जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है, कोई पौधा है, पैदा हुआ, अपना भोजन बनाया, बड़ा हुआ और उसने फल दिए, तो प्राथमिक उपभोक्ता ने उन फलों को खाया, द्वितीयक उपभोक्ता वालों ने प्राथमिक वालों को खाया, तृतीयक वालों ने द्वितीयक वालों को खाया, सर्वाहारी थे जो, ठीक है, और अपघटक वाले ने फिर उन सबको खाया। तो लास्ट में अपघटक भी मर के क्या बन गए, मिट्टी बदल गई, फिर मिट्टी में फिर से क्या होगा, पौधा होगा। तो ये सारा जो आपका चक्र है इसे ही कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। एक पौधा किस प्रकार उगता है और फिर वो अन्य अपनी फूड चेन में कैसे अगले लेवल्स के लिए भोजन देता है और लास्ट में सभी वो आपका जो भोजन है सभी लेवल से होते हुआ एंड में मिट्टी बन जाता है और फिर दोबारा से उस मिट्टी में पौधा उगता है, तो उसे ही तो कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी आपकी कायांतरित शैल है। कायांतरित मीन्स मेटामॉर्फिक आपकी रॉक कौन सी है। तो ऑप्शन दिए थे एग्जामिनर ने, फर्स्ट ऑप्शन था भाई चूना पत्थर। तो क्या चूना पत्थर एक मेटामॉर्फिक रॉक है, एक कायांतरित यानी अपना रूप बदलने वाली, रूपांतरित, अपना शरीर अपनी काया बदलने वाली एक कायांतरित चट्टान है? नहीं, चूना पत्थर
कैसी चट्टान है? एक अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। सेकंड ऑप्शन था संगमरमर। ठीक है, हमें क्या दिखाना है कि हमें एक कायांतरित चट्टान नहीं है, पूछा था एग्जामिनर ने, नहीं है भाई। इसमें से कौन सी आपकी कायांतरित शैल नहीं है? चूना पत्थर, संगमरमर, क्वार्टरजाइट, स्लेट। तो भाई इसमें जो चूना पत्थर है वही आपकी कायांतरित शैल नहीं है, क्योंकि चूना पत्थर एक क्या है? चूना पत्थर आपकी एक अवसादी चट्टान है, एक सेडिमेंट्री रॉक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? अजैव मीन्स जिसमें जीवन नहीं पाया जाता। तो ऐसा कौन सा? ऑप्शन बताती हूँ मैं आपको। ऑप्शन ए इज मिट्टी, बी चट्टान, सी पौधे, डी खनिज। तो भाई देखो, मिट्टी, चट्टान, खनिज, इन तीनों में क्या जीवन पाया जाता है? नहीं। पौधे में जीवन होता है ना। तो इन्होंने पूछा कौन सा अजैव संसाधन नहीं है, तो आपका पौधे अजैव संसाधन नहीं है, पौधे एक जैव संसाधन है, क्योंकि पौधे में जीवन पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है? विश्व का कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन करता है? तो विश्व का सबसे अधिक तांबा उत्पादक देश पूछा गया है। तो देखो चिली, आप इस चिली को मत भूलना कभी भी। चिली में तांबे का सबसे अधिक उत्पादन होता है, और चिली को वर्ल्ड की कॉपर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। चिली को कॉपर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, क्यों? विश्व की तांबा राजधानी। चिली को क्या कहते हैं? विश्व की तांबा राजधानी, कॉपर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि जियो से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। यहाँ पर कुछ स्थानांतरित कृषि के नाम दिए गए हैं और साइड में देशों के नाम दिए गए हैं। तो एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं। जैसे एक तरफ मिल्पा है, आपकी स्थानांतरित कृषि का नाम जूमिंग है, ओके, रोका है, और इसके अलावा लद्दाख है, लद्दाख। तो ये आपके कुछ स्थानांतरित कृषि के नाम हैं। और साइड में मिल्पा के सामने लिखा हुआ है मैक्सिको, और यहाँ पर हमने गलत ऑप्शन को ढूंढना है कि रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है। तो मिल्पा मैक्सिको बिल्कुल राइट है भाई। मैक्सिको के अंदर स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जूमिंग, उत्तरी पूर्वी भारत। अब देखो, उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, झूम कृषि को। ठीक है, आगे देखते हैं, रोका, और इसके सामने लिखा हुआ था ब्राजील इज राइट, क्योंकि ब्राजील में ही स्थानांतरित कृषि को रोका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लद्दाख, और यहाँ पर श्रीलंका था इसके सामने। तो ये श्रीलंका वाला भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो उत्तर पूर्वी भारत में जूमिंग नहीं, झूम कृषि के नाम से जानी जाती है स्थानांतरित कृषि। ठीक है, तो ये सारे आपके स्थानांतरित कृषि के नेम थे, और ये किन किन एरियाज में उनको किस नाम से जाना जाता है। तो ये हम 2015 का पेपर कर रहे हैं अभी पहले। अब इसमें आगे क्वेश्चन आएंगे हमारे, क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है रीट के एग्जाम में कोई ज़्यादा हाई फाई लेवल नहीं आता जियो का, और जो जियो आपकी करवा रखी है उसी जियो में से आ जाएगा सब कुछ। ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि सारे टॉपिक ऑलमोस्ट हमने करवाए हुए हैं। जब हम एग्जाम उठा के देखते हैं तो सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं आपके। नेक्स्ट आता है भाई प्रायद्वीपीय भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की, जो प्रायद्वीपीय भारत मीन्स आपका दक्षिणी वाला भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा गया है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भाई हमारे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन सुन लो, डोडा बेटा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, कोडाई कनाल। एक बार लिख लेते हैं, इनसे काफी क्वेश्चन बनते हैं। डोडा बेटा, अनाईमुड़ी, और तीसरा ऑप्शन था महेंद्रगिरी और कोडाई कनाल। तो ध्यान से देखो,
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो अनाईमुड़ी इज राइट आंसर। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी और इसकी हाइट कितनी है भाई? 2695 मीटर। सेकंड, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा और इसकी हाइट कितनी पड़ेगी? 2637 मीटर। और महेंद्रगिरी ऑप्शन क्या बताता है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी 1501 मीटर। ओके, तो महेंद्रगिरी आपकी पूर्वी घाट की ऊंची चोटी है, डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ पर था भाई प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो राइट आंसर रहेगा अनाईमुड़ी। ओके, तो इन सबको आप याद रखना, ये इन सबसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के किस भाग में मानसून सबसे पहले आता है? तो किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है? किस राज्य में सबसे पहले मानसून के दर्शन होते हैं? तो थोड़ा मैप में देखो, भारत में दक्षिण भारत वाला पार्ट, यहाँ से आपका मानसून आएगा तो सबसे पहले इस राज्य को टच करता है मानसून और ये कौन सा राज्य है आपका? केरल। और कब आता है भाई? जियोग्राफिकल डेट के अनुसार 1 जून को मानसून केरल राज्य में आ जाता है, बट ये आपका नेचर है, वेदर है, 1-2 दिन आगे पीछे वो चीजें होती रहती है। ठीक है, तो आपका केरल राज्य में सबसे पहले मानसून आता है भारत के अंदर। तो ऑप्शन में था आपका अंडोमान निकोबार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। तो भारत में केरल के अंदर 1 जून को मानसून प्रवेश कर जाता है, तो भारत के केरल राज्य में सबसे पहले मानसून आता है। तो आप समझ गए होंगे सभी, तो इसका राइट आंसर रहेगा केरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में निम्न में से कौन सा लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? तो कौन सा लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है, यानी कहाँ पर कोई भी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र नहीं है? तो भाई ऑप्शन सुन लो, आपका सेलम, डोलवी, दुर्गापुर, बैंगलोर। तो इसका राइट आंसर रहेगा बैंगलोर। बैंगलोर में आपका एक भी लोहा इस्पात उद्योग नहीं है, सारे के सारे कोई दुर्गापुर में, राउरकेला, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक के शिमोगा जिले में आता है, भद्रावती नदी के किनारे भद्रा वाला। बाकी बैंगलोर में कोई भी आपका केंद्र नहीं है, सेंटर नहीं है, तो बैंगलोर इज राइट आंसर रहेगा इसका, बैंगलोर। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बताने हैं आपको। 2011 के अकॉर्डिंग, जनगणना के अकॉर्डिंग भारत के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले और भाई भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों को बताना है। तो भारत के अधिकतम जनसंख्या घनत्व, किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है 2011 के अकॉर्डिंग? तो बिहार आएगा। किस में है भाई सबसे ज्यादा? बिहार में। बिहार में जो जनसंख्या घनत्व है वो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और 2001 में वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व था। अब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है भारत के अंदर और कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में 1102 और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसको आप याद रखना। ओके, तो आपका ऑप्शन बन जाएगा, जैसे बिहार, त्रिपुरा दिया हुआ है, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, आपका केरल और सिक्किम दिया हुआ है, यूपी और मिजोरम। तो ये क्वेश्चन तो आपको बोनस देने वाला है क्योंकि इसमें एक भी राइट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो एक भी राइट नहीं है, तो यहाँ से तो आपको बोनस ही मिलना था फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं? भारत के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी आपसे मानसूनी वन पूछ रहा है कि भारत में भाई वर्षा वन किस एरियाज में मिलते हैं। मानसूनी वन, जिन्हें हम पतझड़ी वन भी कह देते हैं। तो भारत में ये जो वर्षा वन है, ऑप्शन दे रखे हैं, मालवा का पठार, कर्नाटक,
पूर्वी घाट और उत्तर पूर्वी भारत। तो देखो उत्तर पूर्वी भारत में तो हमारे सदाबहार वन पाए जाते हैं, भारत के उत्तर पूर्वी भारत में। पूर्वी घाट में भी कुछ पार्ट उसका, पूर्वी घाट के अंदर आपके ज़्यादातर मैग्रोव वन आ जाते हैं, जहाँ पर नदियों के डेल्टा वाला एरिया है तो डेल्टाई वन आ जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मालवा का पठार है, मालवा इस ऑप्शन के अनुसार जो मालवा का पठार पड़ता है आपका महाराष्ट्र के आसपास। ठीक है, तो मालवा का पठार, दक्कन का पठार, उससे साइड में मालवा जिसमें एमपी आ जाता है और ये गुजरात का कुछ पार्ट, कुछ महाराष्ट्र का पार्ट, तो मालवा का पठार। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन आपके मालवा के पठार में ही मिलते हैं। तो ये था भाई आपका 2015 के क्वेश्चंस जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अब हम करने जा रहे हैं 2011 के। 2015 के हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, जियो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे आपके। अब हम करेंगे 2011 का क्वेश्चन पेपर रीड। ओके, 2011 यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? निम्न में से कौन सी एशिया की सबसे लंबी नदी है? यहां पर पूछी गई है एशिया की सबसे लंबी नदी। तो देखो एशिया की सबसे लंबी ऑप्शन देखते हैं, हवांगो, यांगसी, मेकॉग, लीना। ठीक है, तो देखो पूरे अगर आपसे पूछे ना विश्व की सबसे लंबी नदी, तब आपका आंसर रहेगा क्या? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? नील नदी 6650 मीटर। बट जब अगर आपसे पूछे एशिया की सबसे लंबी नदी तो कौन सी? यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी। लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर, ये किलोमीटर में आएगा। नील नदी लंबाई कितनी? 6650 और यांगसी 6300 किलोमीटर। विश्व की तीसरे नंबर पर आती है लंबाई में, विश्व के तीसरा नंबर रखती है यांगसी जो कि एशिया की सबसे लंबी और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है आपकी अमेजन दूसरी तो लंबी नदी है, लंबाई में दूसरे नंबर पर आती है और चौड़ाई में पहला नंबर रखती है अमेजन नदी। ठीक है, तो इनको थोड़ा ये ऐसे डाटा होते हैं जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनकी नीड रहती है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उंगलियों पर। ओके, विश्व की सबसे लंबी नील, दूसरी विश्व की सबसे लंबी अमेजन और विश्व की सबसे बड़ी नदी चौड़ी नदी तो अमेजन, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप याद रखना अपने माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किलिमंजारो पर्वत। क्वेश्चन नंबर 2, किलिमंजारो पर्वत। तो ये पूछा हुआ है किलिमंजारो पर्वत किस देश में है? किलिमंजारो देखो ऑप्शन है आपके तंजानिया, केनिया, युगांडा, रवांडा। अब ये सारे के सारे ऑप्शन किस महाद्वीप के हैं? अफ्रीका के। किस महाद्वीप के हैं? अफ्रीका महाद्वीप के ऑप्शन है भाई, और इसका राइट आंसर रहेगा तंजानिया। ठीक है, तो किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका के तंजानिया देश में है। अफ्रीका आपका महाद्वीप है, तंजानिया क्या है? कंट्री है अफ्रीका की। इस किलिमंजारो पर्वत की हाइट की बात करें तो 5895 मीटर इसकी हाइट है, ऊंचाई है। और किलिमंजारो एक प्रकार का आपका ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, ज्वालामुखी के फटने से जो लावा बनता है उस लावा के जमाव से किलिमंजारो पर्वत का निर्माण हुआ है। तो किस प्रकार का पर्वत है भैया? आपका एक ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेसाल्ट शैल एक उदाहरण है। बेसाल्ट शेल मीन्स चट्टान। बेसाल्ट जो चट्टान है भैया आपका किस प्रकार का उदाहरण है? तो एक तो सीधी सीधी बात कि बेसाल्ट चट्टान आपकी एक आग्नेय चट्टान है। कैसी? आग्नेय चट्टान है। 3 प्रकार की चट्टानें होती है, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। तो ये किस प्रकार की चट्टान है? एक आग्नेय है। ऑप्शन देखो क्या दिए हुए हैं, उप पातालीय शैल, बाह्य आग्नेय शैल, पातालीय शैल, कायांतरित शैल। तो जो बेसाल्ट है आपकी एक प्रकार की बहिर्वेदी आग्नेय शैल है, यानी बाह्य। यहाँ पर क्या दिया ऑप्शन में? बाह्य आग्नेय शैल। तो जो आपकी बेसाल्ट है
आपकी बाह्य आग्नेय शैल का एग्जाम्पल है। तो एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है जो कि बाहर आकर जमती है। ओके, तो ये आपकी कैसी चट्टान है? आग्नेय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक पोषण स्तर से ये आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक कितनी जो आपकी औसत ऊर्जा का कितनी ऊर्जा का प्रवाह होता है? एक पोषण यानी आपका एक न्यूट्रिएंट्स जो लेवल है दूसरे तक पहुंचने में कितनी ऊर्जा लगेगी, कितनी ऊर्जा खर्च हो जाती है या कितनी ऊर्जा का प्रवाह होता है? ऑप्शन सुन लो, 15%, 5%, 10%, 20%। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 10%। ठीक है, मान लो नीचे वाली लेवल को आपकी 1000 कैलोरी मिली है तो उससे ऊपर वाले लेवल के पास उसका 10% ही जाती है, यानी 100 कैलोरी। फिर उससे ऊपर वाले के उसका 10%, फिर उससे ऊपर वाले को उसका 10%। तो इस प्रकार जो अगले एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जो आपकी ऊर्जा का प्रवाह होता है वो पहले वाली का केवल 10% ही जाएगा अगले वाले तक। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो राजस्थान में मीठे पानी की मानव निर्मित झील पूछी गई है भाई। मानव निर्मित झील राजस्थान के अंदर जो कि मीठे पानी की झील हो, तो देखते हैं ऑप्शन, पिछोला, जयसमनद, फतेह सागर, राजसमंद। तो राजस्थान में मानव निर्मित सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है आपकी जयसमनद झील, और ये झील राजस्थान के उदयपुर जिले में है। किसमें है? उदयपुर जिले में है। और ये जो आपकी झील है मानव निर्मित झील राजस्थान में, ये झील गोमती नदी पर बनाई गई है। गोमती नदी पर इस झील का निर्माण किया गया है, जयसमनद झील का। राजस्थान के उदयपुर जिले में गोमती नदी पर इसका निर्माण किया है। और इस झील का निर्माण किसने करवाया था? तो भाई इस झील का देखो जयसमनद, तो राजा जयसिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। जयसमनद झील का राजस्थान के उदयपुर में गोमती नदी पर ये झील है राजस्थान के अंदर। ओके, तो आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस। तो मैंने आपको पूरी मेरी कोशिश है कि एक क्वेश्चन में आपके 2-2, 3-3 क्वेश्चन कवर अप हो जाएं, ठीक है, जिससे आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए। अगर कई बार कहते हैं ना, उसी से कई बार कई क्वेश्चंस के नज़दीक से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसी तरीके से कि उसके आसपास का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। नेक्स्ट आता है आपका, रबी की फसल पूछी गई है। किसकी? रबी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल पूछी गई है। रबी की फसल, ठीक है। देखो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए जो रबी की फसल है कि किन मौसम में बोई जाती है। तो रबी यानी सर्दी, रबी यानी सर्दी, यानी सर्दियों में बोई जाएगी। और जब आपकी गर्मी शुरू होने वाली है, यानी ये वाला टाइम जब आप गर्मी शुरू होने वाली है, तो इस टाइम में आपकी ये फसलें काट ली जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। रबी, जूट, मूंगफली, सरसों, तरबूज। तो रबी की फसल देखो, रबी यानी सर्दी। सरसों का साग कब खाते हो? सर्दियों में तो खाते हो ना। सर्दियों में तो आपका सरसों का साग आता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में खूब बनता है सरसों का साग। ओके, तो कब आता है सरसों का साग? सर्दियों में ही लाते हैं, सर्दियों में ही खाते हैं। बाजरे दी रोटी दा सरसों दा साग। ओके, तो सरसों का साग, तो इसमें कौन सी फसल आएगी? रबी, सरसों। सर्दियों में होती है, जब तो आप सरसों खाते हो। अब देखो जूट और मूंगफली। अब मूंगफली आप कहोगे मैम सर्दियों में खाते हैं, पर भाई बोती तो गर्मियों में है। गर्मियों में वो तैयार होती है, बोई जाती है, उसके बाद ही आप उसे सर्दियों में खाते हो। ठीक है, अब यूँ थोड़ी ना कि अचानक तैयार हो जाएगी, आप अचानक से खा लोगे। ओके, तो आपकी सरसों आएगी रबी की फसल में, जूट और मूंगफली दोनों आएंगे खरीफ की फसल में, जो आपकी गर्मियों में बोई जाती है और सर्दियां शुरू होने से पहले अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती हैं। और तीसरा मैंने बोला था इसका ऑप्शन चौथा कौन सा था? तरबूज। तो तरबूज भैया आपकी एक प्रकार की जायद फसल है। जायद मीन्स जो आपकी मार्च अप्रैल में बोई जाएगी और जून जुलाई तक इसे प्राप्त कर लिया जाता है। तो हमारी गर्मियों में ही तो आते हैं तरबूज। अब जून में देखो मीठे मीठे तरबूज आएंगे, मई और जून के आसपास। ओके, तो तरबूज तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, ये सारी की सारी आपकी जायद फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग को
ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी को जोड़ा जाता है? क्वेश्चन है, सादिया को धुबरी से जोड़ा जाता है, कौन सा आपका नेशनल वाटरवे पूछा गया है, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया को धुबरी से जोड़ा गया है? तो भाई ये आपका है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 यानी 2, राष्ट्रीय जलमार्ग, राजमार्ग नहीं जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। इसमें सादिया को धुबरी से जोड़ा गया है ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। इस जलमार्ग की अगर लंबाई की बात करें तो 891 किलोमीटर लंबा है आपका सादिया धुबरी जलमार्ग। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या थे, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, 2, 3, 4। तो एक बार देख लेते हैं आपका कौन सा जलमार्ग कैसे हैं। तो भाई सबसे पहले राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 तो मोटा मोटा बताऊंगी मैं, ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगी। तो ये नंबर 1 वाला इलाहाबाद से यानी आपका इलाहाबाद से शुरू होकर, और इलाहाबाद यूपी में पड़ता है, और हल्दिया कहाँ पर है भैया आपका वेस्ट बंगाल में। ओके, तो इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 पड़ता है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 आपने पहले ही देख लिया, सादिया से धुबरी तक। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 ये पड़ता है कोटापुरम से लेकर कोल्लम तक पड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 पड़ेगा आपका काकीनदा से पुदुचेरी नहर तक। ठीक है, ये साउथ में है दोनों, पुदुचेरी नहर तक। तो ये आपके राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, 2, 3, 4 ये बिल्कुल आपका 2008 में ही प्रस्तावित हुआ था, यानी तैयार हुआ था, काकीनदा से पुदुचेरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये तो हमारा कुछ मैंने बता दिया आपको इसके साथ ही, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम राष्ट्रीय जलमार्ग से क्वेश्चन आए तो आप क्रैक कर लेना। भारत की मेल लिटरेसी रेट कितनी है? मेल यानी भारत की जो पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो मेल लिटरेसी रेट की बात करें तो ऑप्शन सुन लो भाई, 82.14%। नेक्स्ट ऑप्शन है 65.46%। थर्ड ऑप्शन है 72.36% और नेक्स्ट है 78.30%। अब देखो, मेल लिटरेसी रेट भारत में अगर औसत साक्षरता पूछो, भारत की टोटल साक्षरता दर की बात की जाए ना, तो भारत की टोटल साक्षरता दर है 74.04%। भारत की कुल साक्षरता दर। अब यहाँ पर पूछा गया मेल लिटरेसी रेट, तो भारत की मेल लिटरेसी रेट है 82.14%। भारत की फीमेल यानी स्त्री साक्षरता दर है 65.46%। ओके, तो याद रखना इन तीनों को, भारत की कुल साक्षरता, मेल साक्षरता, फीमेल साक्षरता। और भारत में सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है? केरल में। भारत में केरल के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, 93.91% जनसंख्या वहाँ की साक्षर है, पढ़ी लिखी है। भारत में पुरुष साक्षरता भी सबसे अधिक केरल में है और फीमेल साक्षरता भी सबसे अधिक केरल में है। ओके, तो इसको थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट भी हमारा, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका राइट आंसर 82.14%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न चक्रवातों का परिणाम है? मीन्स ये कहना चाहता है एग्जामिनर, जो सर्दियों में आपकी वर्षा होती है वो किस चक्रवात के कारण होती है और वो चक्रवात आपके कहाँ पैदा होते हैं? ठीक है, तो भाई ऑप्शन है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर, भूमध्य सागर। तो देखते हैं भारत में क्या पूछा गया।
भारत में शीतकालीन वर्षा पूछी गई है, सर्दियों की बारिश पूछी गई है, शीतकालीन वर्षा। तो भारत की जो शीतकालीन वर्षा है, ऑप्शन अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो, जब मैंने आपको मानसून पढ़ाया था तब एक चीज अच्छी तरह क्लियर कर दी थी कि भारत में जो सर्दियों से वर्षा होती है वो मध्य एशिया से आती है, पौने मध्य एशिया से आती है वो पौने, और अपने साथ पानी लाती है, हल्का फुल्का आर्द्र होती है, और भारत में सर्दियों में आपकी वर्षा करती है, जो कि रबी की फसल के लिए सबसे अच्छी होती है। ठीक है, तो जो ये शीतकालीन वर्षा है, ऑप्शन देखो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, बिल्कुल गलत, लाल सागर रोंग। फोर्थ ऑप्शन है भूमध्य सागर। तो ये जो आपकी मध्य एशिया से जो पवन आती है, ये भूमध्य सागर से ही उठकर आती है, अपने साथ पानी लाती है और उसी पानी से सर्दियों में भारत के अंदर वर्षा करती है। और इन किस चक्रवात के द्वारा यहाँ से पवनें आती हैं, तो चक्रवात का नाम पूछे तो चक्रवात का नाम रहेगा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब देखो, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और इसका दूसरा नाम पश्चिमी विक्षोभ भी इसे कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ भी इसे ही कहा जाता है। मध्य एशिया से, आपके भूमध्य सागर से पानी की से भरी पवनें आती हैं और वो पवनें भारत में सर्दियों में वर्षा करती हैं। तो चक्रवात कौन सा होता है? शीतोष्ण कटिबंधीय और पश्चिमी विक्षोभ, तो इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु नदी, सिंधु गंगा मैदान में, सिंधु और गंगा के मैदान में जहां पर आपका पानी, जहां पर आंतरिक प्रवाह, जहां पर आंतरिक प्रवाह पुण्य प्रकट हो जाता है, आंतरिक प्रवाह पुण्य प्रकट हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सुनिए, तराई, भाबर, बांगर, खादर। ध्यान से देखो भाई, सिंधु गंगा आंतरिक प्रवाह पुण्य प्रकट हो रहा है, यानी मैंने आपको बताया था भाबर, बांगर, खादर, तराई। भाबर में क्या होता था? भाबर में आपकी जो नदियां हैं बड़े बड़े पत्थरों के नीचे लुप्त हो जाती थी। ठीक है, क्या होता था? बड़े बड़े पत्थरों के नीचे पानी लुप्त हो गया, तो वो पानी क्या कहलाया? आपका आंतरिक प्रवाह। अंदर से बह रहा है ना पानी, तो किस प्रकार का प्रवाह हुआ? आंतरिक प्रवाह। और जब आपका वही प्रवाह दोबारा से धरातल पर पुण्य प्रकट, यहाँ पर क्या पूछा हुआ है? आंतरिक प्रवाह पुण्य प्रकट हो जाता है, तो जब वो बड़े बड़े पत्थर आगे चल के उनकी संख्या कम हो जाती है और छोटे छोटे पत्थरों वाला इलाका आ जाता है, मिट्टी वाला इलाका आ जाता है, जहां पर वो नीचे बह रहा पानी दोबारा से धरातल पर दिखने लग जाता है, दोबारा से प्रकट हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तराई। क्या कहते हैं? तराई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा तराई। जहां पर आपकी दोबारा पानी प्रकट हो जाएगा, आंतरिक प्रवाह कह लो, नदियों का पानी कह लो, दोबारा दिखने लगता है, तो उसे तराई कहते हैं। भाबर, जहां पर नदियों का पानी लुप्त हो जाता है। खादर, खादर उसे कहते हैं भाई जहां पर आपका हर साल बाढ़ आती है। खादर क्या होता है? हर साल बाढ़ आएगी, हर साल एक नई मिट्टी की परत बिछा ली जाएगी, चावल वगैरह की खेती के लिए बेस्ट होता है ये खादर वाला एरिया। इसके साथ साथ बांगर, बांगर जहां पर कोई बाढ़ नहीं आती और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बहुत कम है, पुराने जलोढ़ मिट्टी के मैदान होते हैं बांगर, यहाँ पर आपकी वर्षा के द्वारा ही फसलें वगैरह की जाती हैं बांगर वाले एरियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक औद्योगिकीकरण के कारण या आधुनिक औद्योगिकीकरण के सूत्रपात का श्रेय किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है जल विद्युत को, तो इसने क्या पूछा हुआ है? आधुनिकीकरण, जो आज आपका आधुनिकीकरण हो रहा है, औद्योगिकीकरण, आज हमारा जो औद्योगिकीकरण हो रहा है, हमारे उद्योग विकसित हो रहे हैं, उद्योगों में आपकी ऊर्जा यूज हो रही है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? आधुनिक जो आपका औद्योगिकीकरण है, इसके सूत्रपात, इसको विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? जल विद्युत को, तो खाली क्या जल विद्युत के द्वारा उद्योग विकसित, या दूसरा आणविक ऊर्जा, रोंग, तीसरा कोयला, कोयला तो लिमिट में है हमारे पास, इतने ज्यादा कोयले के भंडार भी नहीं बचे हैं, और चौथा आता है भैया आपका ऑप्शन गैर परंपरागत ऊर्जा। तो गैर परंपरागत ऊर्जा ऑप्शन इज राइट,
क्यों? देखो, गैर परंपरागत ऊर्जा में आपकी बहुत प्रकार की ऊर्जा को शामिल होता है, जैसे सौर ऊर्जा इसमें आती है, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा भी इसके अंतर्गत ही आती है। तो आप अकेले जल विद्युत को टिक थोड़ी ना कर सकते हो, क्योंकि देखो उसने पूछा आधुनिक औद्योगिकीकरण के सूत्रपात का श्रेय किसको जाता है, तो आपके इन सभी साधनों को जाता है, जिसमें सौर ऊर्जा भी आएगा, पवन ऊर्जा भी आएगा, भूतापीय ऊर्जा भी आएगा, जल विद्युत ऊर्जा भी आएगा, और हाइड्रोजन वगैरह का भी यूज होता है, समुद्री ऊर्जा भी आ जाती है। तो इन सभी ऊर्जाओं को गैर परंपरागत ऊर्जा के रूप में लाया जाता है, पढ़ा जाता है। तो ये सारी की सारी किसमें आती है? गैर परंपरागत ऊर्जा में। तो आधुनिक औद्योगिकरण का श्रेय किसको जाता है भाई? आपके गैर परंपरागत ऊर्जा को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से शुरू हुआ? तो कौन सा ऐसा आपका आयरन स्टील कंपनी है जो कि आपकी ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुई थी? तो भाई ऐसी कौन सी कंपनी है, उसको पढ़ना है हमें। तो कौन सी थी भाई जो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुई थी भारत के अंदर सार्वजनिक स्तर पर? तो यहां पर ऑप्शन सुन लो। पहला ऑप्शन है बोकारो, पहला ऑप्शन है बोकारो, सेकंड इज दुर्गापुर, और थर्ड इज राउरकेला एंड फोर्थ इज विजयनगर। तो ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन पूछा गया है भारत में कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र है जो ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया? तो बोकारो वाला, दुर्गापुर वाला, राउरकेला वाला, विजयनगर। तो सबसे पहले देखो एक एक ऑप्शन करके चलते हैं। तो बोकारो वाला आपका रूस की सहायता से लगाया गया था, सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया था, रूस की सहायता से लगाया गया था झारखंड के अंदर, और 1965 में 1965 में झारखंड के अंदर बोकारो स्टील इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी रूस के सहयोग से। दुर्गापुर वाला भाई आपके ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था भारत के अंदर। तो राइट आंसर रहेगा दुर्गापुर। तो ब्रिटेन के सहयोग से 1956 में स्थापित किया गया था दुर्गापुर स्टील प्लांट। ओके, नेक्स्ट आता है राउरकेला आपका जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट को स्थापित किया गया था। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, राउरकेला स्टील प्लांट। नेक्स्ट आता है विजयनगर। तो भाई विजयनगर एक निजी क्षेत्र का कारखाना है, एक निजी क्षेत्र का लोहा इस्पात उद्योग है विजयनगर। तो ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, तो इसे किसी के सहयोग से नहीं लगाया गया विजयनगर को, ये आपका एक निजी क्षेत्र का कारखाना है। 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये चारों आप ध्यान रखना, कौन सा उद्योग, क्योंकि एग्जाम में आजकल क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, कौन सा उद्योग किसकी सहायता से लगाया गया, इसी तरह के तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। ओके, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है? उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी रिवर है जो बीहड़ बनाती है? उत्खात भूमि मीन्स बीहड़ कहते हैं भाई इनको। बीहड़ मीन्स लोकल लैंग्वेज में बीहड़ कहते हैं, और बीहड़ एग्जाम में कई बार उत्खात भूमि ना डाल के बीहड़ को डालता है एग्जामिनर, तो बीहड़ कहा जाता है। कौन सी नदी आपकी उत्खात भूमि के लिए फेमस है? तो इसका कौन सी नदी है आपकी जो बीहड़ बनाती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा चंबल। वैसे ऑप्शन में कौन कौन सी रिवर है देख लेते हैं। ऑप्शन में चंबल नदी है सबसे पहले, तो चंबल नदी ही आपकी बीहड़ बनाती है, उत्खात भूमि बनाती है, उबड़ खाबड़ भूमि होती है ये। ठीक है, जो रिवर अपने मार्ग में उबड़ खाबड़ भूमि, ऐसे ऊंची नीची ऐसे इस तरह के एरियाज को हम बीहड़ कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है कृष्णा। तो कृष्णा नदी आपकी ये किसी प्रकार के आपके बीहड़ वगैरह नहीं बनाती, और जो कृष्णा नदी है ये दक्षिण भारत में बहती है। नेक्स्ट ऑप्शन है गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। इस गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। नेक्स्ट ऑप्शन था तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा एक सहायक नदी है, एक छोटी सी नदी है जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
यहाँ पर जनजाति से क्वेश्चन है भाई। याकूत जनजाति का आवास है। याकूत जनजाति का आवास है। याकूत जनजाति का आवास कहाँ पर है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, अभी मैं आपको इन सारे एरियाज की जनजाति पढ़ाऊंगी। न्यूजीलैंड। सेकंड ऑप्शन आता है कांगो बेसिन। कांगो बेसिन। कांगो बेसिन। थर्ड ऑप्शन इज अमेजिन बेसिन। अमेजिन बेसिन। एंड फोर्थ ऑप्शन इज उत्तरी साइबेरिया। उत्तरी साइबेरिया। न्यूजीलैंड, कांगो बेसिन, अमेजिन बेसिन, उत्तरी साइबेरिया। अब यहाँ पर देखते हैं तो याकूत जनजाति, याकूत जनजाति इनमें से किस एरिया में है? तो देखो सबसे पहले न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में आपकी माओरी जनजाति के लोग रहते हैं। माओरी नस्ल के, माओरी जनजाति के लोग न्यूजीलैंड में रहते हैं। कांगो बेसिन, अफ्रीका के अंदर कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति के लोग रहते हैं। कौन सी जनजाति? पिग्मी जनजाति के लोग रहते हैं। अमेजिन बेसिन, अमेजिन बेसिन में अमेरिंड और जुआरो जनजाति के लोग देखने को मिलते हैं अमेजिन बेसिन में। उत्तरी साइबेरिया, उत्तरी साइबेरिया में आपकी याकूत जनजाति, युकागिर जनजाति, आपकी युक्ची जनजाति देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? उत्तरी साइबेरिया। तो उत्तरी साइबेरिया में है हमारी याकूत जनजाति का आवास। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर आपका 2011 का भी एग्जाम पेपर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा पेपर, आई थिंक ये 2012 का है। अब हम करेंगे 2012 का क्वेश्चन पेपर और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर उन सभी को। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन डाल रहा है एग्जाम में। तो इसमें आता है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में जो सूती कपड़ा है उसका प्रतिशत 30% था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है भाई? 1800 के आसपास भारत में भारतीय निर्यात में जो सूती वस्त्र निर्यात है उसका प्रतिशत 30% था। तो 1870 में घटकर कितने प्रतिशत हो गया? तो ऑप्शन आपके हैं 20%, आपका 25%, 13%, 17%। तो इसका राइट आंसर रहेगा 13%। और इसका कारण क्या था? तो जब तक हमारे यहाँ अंग्रेज नहीं आए थे तब तक आपका सूती वस्त्र उद्योग जोरों पर था, बढ़िया काम हो रहा था। अंग्रेज आने के बाद अंग्रेजों ने यहाँ से कच्चा माल अपने देशों में भेजना शुरू कर दिया और वहाँ से तैयार माल लाकर यहाँ पर बेचने लग गए। और जो अंग्रेजों का तैयार माल वो मशीनों द्वारा बना था, मजबूत होता था यहाँ के माल की अपेक्षा, तो लोगों को फिर वो ज़्यादा पसंद आने लग गया और हमारे सूती वस्त्र जो निर्यात है उसमें जो परसेंटेज है वो घटता चला गया। तो 1870 में 13% के लगभग हो गया था भारत में सूती वस्त्र निर्यात में, भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का योगदान। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका अगला, मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त ये किस महासागर में है? ऑप्शन है आपका अंध महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, भूमध्य सागर। तो भाई मेरियाना गर्त संसार का सबसे गहरा गड्ढा है। मेरियाना गर्त 11,033 मीटर इसकी गहराई है। और संसार का सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर में ही मेरियाना गर्त है। और प्रशांत महासागर में जो फिलीपींस द्वीप है, तो फिलीपींस द्वीप के जो आइलैंड है इसके पूर्व में ही आपका मेरियाना गर्त या मेरियाना खाई पाई जाती है। ओके, तो इसको याद रखना, फिलीपींस द्वीप के पूर्व में। कई बार एग्जाम में प्रशांत महासागर ना होके फिलीपींस डालता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप बताना है। हमें सबसे बड़ा महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप को बताना है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप आप सबको पता, हम इंडिया में रहते हैं और हमारा इंडिया किस महाद्वीप में आता है? एशिया। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप
एशिया। और सबसे छोटा जिसे हम एक देश की संज्ञा भी देते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को देशीय महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि एक देश के जैसा, एक कंट्री के जैसा लगता है, इतना ज़्यादा साइज इसका बड़ा नहीं है, इसीलिए इसे कहते हैं देशीय महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे बड़ा एशिया। और रैंकिंग सुन लो, सबसे बड़ा एशिया, सेकंड नंबर पर आता है आपका अफ्रीका, थर्ड नंबर पर उत्तरी अमेरिका, फोर्थ नंबर पर दक्षिण अमेरिका, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर आपका आ जाता है, अगर हम देखें तो आपका सबसे पहले एशिया, फिर देन अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और इसके बाद हमारा आता है भाई आपका जो महाद्वीप है अंटार्कटिका, फिर यूरोप आ जाता है और फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो इस प्रकार आपके महाद्वीपों को का जो क्रम होता है इस तरीके से हमारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी का परिमंडल नहीं है। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, पृथ्वी का परिमंडल नहीं है। तो कौन सा परिमंडल नहीं है पृथ्वी का? ऑप्शन सुन लो, वायुमंडल, जैव मंडल, ओजोन मंडल, स्थल मंडल। तो सबको पता है हमारी पृथ्वी के परिमंडल में क्या क्या आता है, वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल। ओजोन मंडल कहाँ से आ गया? ओजोन मंडल तो आपकी वायुमंडल की जो समताप परत है, समताप मंडल है, उसमें एक ओजोन मंडल नाम की लेयर पाई जाती है, एक परत पाई जाती है। तो पृथ्वी का परिमंडल कौन सा नहीं है? तो पृथ्वी का परिमंडल आपका ओजोन मंडल नहीं है, क्योंकि ओजोन मंडल तो समताप मंडल में आपकी 15 से 35 किलोमीटर के बीच एक लेयर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं ओजोन परत, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। और अगर ये परत आपकी हट जाए वहाँ से तो आपका जो कैंसर है पृथ्वी पर लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो अब इसमें जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो परिमंडल आता है तो भाई ओजोन मंडल आपका जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, ऐसा कहा जा रहा है अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर आपकी ओजोन लेयर में छेद हो चुका है, ठीक है। और इस छेद का पता लगाया गया था 1985 में, जोसेन फोरमन की एक टीम गई थी, पूरी इनके नेतृत्व में, इनकी लीडरशिप में एक टीम गई थी, जोसेफ फा आएगा, ठीक है। और इनके नेतृत्व में जो टीम गई थी उसने इस छेद का पता लगाया था और इस छेद से सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आ रही है जो कि आपके कैंसर को बढ़ावा दे रही है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान ओजोन परत को CFC से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आपके रेफ्रिजरेटर से निकलती है और भी बहुत सारे तरीकों से, वातानुकूलन से, तो स्प्रे से, जो डीओ वगैरह आप लगाते तो उस तरीके की चीज़ों में आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है जो कि ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संगमरमर उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है संगमरमर। संगमरमर किसका एग्जाम्पल है? तो संगमरमर देखो, चूने का पत्थर जब अधिक तापमान और अधिक दबाव के संपर्क में आता है तो अपना रूप बदल लेता है। कहाँ चूने का पत्थर कितना कोमल होता है और कहाँ आपकी संगमरमर जैसी सॉलिड चट्टान जो कि आपके घरों में फर्श के रूप में बिछा हुआ है। तो संगमरमर इसने अपना रूप बदल लिया और इसी वजह से इसे रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से जानी जाती है संगमरमर। ऑप्शन थे आपके कायांतरित, अवसादी, आगन्य, प्लूटोनिक। तो कौन सी है भैया आपकी, चाहे ऑप्शन में रूपांतरित हो चाहे कायांतरित हो, तो ये है आपकी संगमरमर चट्टान। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई पर आज की क्लास में आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए ना। नेक्स्ट आता है भाई रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार की छत। संसार की छत किस पठार को कहते हैं, किस घाट को कहते हैं? ऑप्शन सुन लो, पामीर का पठार, दक्षिण का पठार, तिब्बत का पठार या महा हिमालय का पठार। तो इसका राइट आंसर रहेगा तिब्बत का पठार। सॉरी, तिब्बत का नहीं, पामीर का, मैं तिब्बत का, पामीर का पठार। पामीर का पठार संसार की छत कही जाती है। क्यों? क्योंकि आपके इसी पठार से
कई पर्वत श्रेणियां निकलती है, जिसमें हिमालय भी एक है। हिमालय भी का भी जो पार्ट है पामीर के पठार से ही कुछ निकलता है। क्यून लून की जो पर्वत श्रेणियां चाइना में है वो भी इसी से निकलती हैं। सुलेमान, किरथर ये भी आपके पामीर के पठार का ही पार्ट मानी जाती हैं। तो 5 पर्वत श्रेणियां निकलती है पामीर के पठार से, कराकोरम, हिमालय, क्यून ल्यून, सुलेमान, किरथर। तो इन सभी की वजह से ये आपके पूरे संसार की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के किस राज्य में गर्मियों में काल बैसाखी हवाएं चलती है? काल बैसाखी हवाएं, तो भाई जो मानसून है भारत के अंदर, तो मानसून से पहले वाली वर्षा यानी मानसून से पूर्व की वर्षा के नाम है काल बैसाखी नाम से जानी जाती हैं असम के अंदर और वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, असम के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर आपके जो काल बैसाखी जो पवनों का नाम है ये आपकी मानसून से पहले की वर्षा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस एरिया में याक पशु मिलता है? अब याक देखो, याक आपके ठंडे इलाकों में मिलता है। ऑप्शन देखते हैं, सुंदरवन, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। तो भारत के लद्दाख क्षेत्र में, जो कि आपका एक अब केंद्र शासित एरिया भी बन चुका है, तो इसमें पाया जाता है याक पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, कौन सा कथन अरावली के लिए सही है? आपको बताना है अरावली के लिए कौन सा कथन राइट है अरावली के लिए। तो देखते हैं, वर्षा में सहायक, जल विद्युत उत्पादन के लिए, जल विभाजक का काम, या परिवहन के लिए अवरोधक। तो जो ये अरावली पर्वतमाला है ना, ये एक जल विभाजक का काम करती है मानसून पवनों के बीच में। क्योंकि देखो यहाँ से आपका कुछ इस तरह भारत में, यहाँ पर ये राजस्थान आता है, तो ये जो राजस्थान आता है अरावली बिल्कुल ऐसे है, तो इसके इस साइड से भी मानसून पवनें निकल जाती है और इस साइड से भी। अरावली समानांतर होने के कारण राजस्थान में वर्षा ही नहीं करती, उसके अलावा इस पार्ट में पूरी वर्षा होती है, इस पार्ट में वर्षा नहीं होती। तो दोनों के बीच अरावली किसका काम कर रहा है? जल को अलग करने का काम कर रहा है, जल विभाजक का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये थे भाई आपके 2011, 2012 और 2015 का रीट का क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैंने आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। और इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को भी मत भूलना, स्टडी विद दीपा सैनी। मेरे चैनल पर भी आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा रीट से रिलेटेड। काफ़ी ज्योग्राफी मैंने यहाँ पर पढ़ाई हुई है, काफ़ी टॉपिक आपको जियो के यहाँ से मिल जाएंगे। तो मेरे चैनल पर भी ज़रूर विजिट करो और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। फिर मिलेंगे। और इसके साथ साथ भाई अब आपका अचीवर्स एकेडमी ऐप पर पेड कोर्स अवेलेबल है। जो स्टूडेंट पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स लेना चाहता है तो वो अचीवर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करे और वहां से पेड कोर्स ले लो, पीजीटी लेवल और नेट लेवल। ओके, और मेरे चैनल को भी याद रखना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।